दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथी अध्यापकों, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक स्पर्श से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ है ततारा वामेरो कथा। यह पाठ जो है वह मूलतः लोक कथा पर आधारित है और लोक कथा भी हमारे देश के उस हिस्से से है जिसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। इतिहास में यह जगह काला पानी के नाम से प्रसिद्ध है। अब लोक कथा पर आधारित यह पाठ जब हम हिंदी की पुस्तक में पढ़ रहे हैं तो इसे एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है। यह सुप्रसिद्ध लेखक हमारे समय में मौजूद हैं और आपका और हमारा सौभाग्य रहेगा तो कभी उनसे साक्षात्कार, उनसे बातचीत करने का भी मौका मिल सकता है। लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। लोक कथा कैसे इस कथा की लिखी हुई ये कहानी बन जाती है उसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर इस पाठ को पढ़ने का जो उद्देश्य है उस पर चर्चा करेंगे और पाठ क्या है, पाठ की कहानी क्या है, उस पर बातचीत करेंगे। उस बातचीत के बाद अगर समय रहा तो हम प्रश्नों पर भी आएंगे। और हाँ, मुझे मालूम है कक्षा में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल रहता है वह है, मैम क्या यह पाठ सच में हुआ था? क्या यह किसी इतिहास की घटना के आधार पर है? इसका उत्तर तो मैं भी नहीं जानती। लोक कथा और किंवदंतियाँ जो हैं वह इतिहास के किस हिस्से से आती हैं, वह मिथकों से आती हैं, वे लोगों के जीवन में घटित हुई घटनाओं से ली गई होती हैं या वो बुनी हुई कहानियाँ होती हैं, यह तो नहीं पता। लेकिन लोक में प्रचलित कहानियों को हम लोक कथा कहते हैं और लोक कथा के आधार पर जब कथाएं लिखी जाती हैं, कहानी लिखी जाती है, शॉर्ट स्टोरी जिसे हम कहते हैं, तो उस कहानी का भी एक उद्देश्य होता है। आखिर तातारा और वामिरो अंडमान के इस लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के इस लोक कथा को लीलाधर मंडलोई जी, जो हमारे समय के बहुत बड़े कवि हैं, गद्य के रूप में हमारे सामने क्यों ला रहे हैं? इसका कोई एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको मंडलोई जी के बारे में बताऊं कि हिंदी साहित्य में वो एक प्रसिद्ध कवि हैं। दूरदर्शन के निदेशक के रूप में उनका कार्य सभी जानते हैं, लेकिन साहित्यकार, बतौर साहित्यकार उन्होंने जो योगदान दिया उसमें अंडमान के बारे में जो उनका गद्य लेखन है उसे समाजशास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अंडमान और निकोबार की इस लोक कथा में ततारा और वामिरो के प्रेम के माध्यम से हमारे समाज में परंपरा, प्रथाओं और रूढ़ियों पर क्या दृष्टि रही है, चाहे वह हमारे समाज का उत्तर भारतीय हिस्सा हो, चाहे दक्षिण भारतीय, चाहे कोई द्वीप समूह हो, उसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। तो जो पाठ का वृहत्तर उद्देश्य है वह हमारे भावबोध को कहीं न कहीं हमारे देश की परंपरा, हमारी लोक कथाओं, हमारे समाज से परिचित कराना भी है और यह भी बताना कि परंपराएं जब रूढ़ियों में बदल जाती हैं तो उनका बोझ मनुष्य से, इंसानियत से, प्रेम से बढ़कर ऐसा हो जाता है कि लोग अपना सब कुछ खो देते हैं, वजूद खो देते हैं, अपनी जान देने को बाध्य हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमारे देश का एक ऐसा अनजाना हिस्सा है जो इतिहास में काले पानी के रूप में भले ही बदनाम हो लेकिन बहुत खूबसूरत है। लेकिन कहते हैं कि लिटिल अंडमान और कार दोनों एक साथ जुड़े हुए थे और उसे ततारा की लकड़ी की उस शक्तिशाली दैवीय तलवार ने काट कर अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? क्योंकि वह वामिरो से अलग होने को बाध्य था। लेकिन यहाँ पर पाठ के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा इन द्वीप समूहों के बारे में जानते हैं। जो द्वीप समूह है उसमें अंडमान का आखिरी हिस्सा है लिटिल अंडमान और कार निकोबार का पहला हिस्सा है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वह 96 किलोमीटर्स यानी कि 96 किलोमीटर है। जब भी ऐसी लोक कथाओं के आधार पर आधुनिक समाज में कहानियाँ वापस लिखी जाती हैं, उनकी पुनर्रचना की जाती है, जैसा कि विजयदान देथा जी ने किया, जैसा लीलाधर मंडलोई जी ने किया, लोक मान्यताओं का जीवन में जो अर्थ है वह क्या सच में घटित हुआ यह जानने में नहीं हो। जो घटित हुआ है उसका हम एक समाज के तौर पर क्या उससे शिक्षा ले रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं,
क्या उसका मानी है, क्या उसका अर्थ है, इसी को बताने के लिए कहानीकार उसको बार बार लिखते हैं। तातारा और वामिरो कैसे होंगे, कैसी होगी अद्भुत वामिरो, जिसे गाना गाते हुए सुनकर तातारा भूल गया सब कुछ कि वो कितना बड़ा वीर योद्धा था। उसके पास एक जादुई तलवार थी, उस पर लोग यकीन करते थे। पासा गांव के लोग उस पर कहीं न कहीं नाज करते थे। वह भूल गया। उस वामिरो को देखकर वह सुध बुध खो गया। कैसी होगी वह सुंदर युवती। अंडमान द्वीप समूह में छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ आज भी रहती हैं। ततारा जो बहुत बलिष्ठ था, बहुत ही ज़्यादा दूसरों की मदद करने वाला था और उसके पास एक जादुई तलवार थी। खूब दूसरों के लिए सुख दुख में काम आने वाला और समाज के लिए एक उदाहरण। लेकिन ऐसा ततारा जब एक दिन चलते चलते एक दूसरे गांव में, वो था पासा गांव का, और वो चला गया दूसरे गांव में जिसमें रहती थी किसी जगह पर वामिरो, लेकिन उसे मिली थी लपाती गांव के एक बीच पर। अपने में खोई हुई वह एक श्रृंगार का गीत गा रही थी, प्रेम का गीत गा रही थी, और उसके दिखने में नहीं खोया। ततारा वामिरो के गान पर, उसके गायन की कला पर, उसके सुरीले कंठ पर मुग्ध होता है। वह चौंक के देखती है। वह उस एकांत में तल्लीन होकर समंदर के किनारे गा रही है और यह कौन है अजनबी युवक जो उसको बोल रहा है। तो वह हैरान होकर उसको देखती है। वो कहती है, तुम कौन हो? ततारा को तो उसका प्रश्न ही सुनाई नहीं दे रहा है। सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहित समझते हैं आप? उसमें डूब जाना, सम्मोहित हो जाना, मतलब उसको देखते हुए उसमें खो जाना। मोहित से भी ऊपर है कि उसका एक सम्मोहन है, वह टूट ही नहीं रहा, जैसे कोई जादू है और उससे वह बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो ततारा जो है वामिरो के गान के, गायन के सम्मोहन में डूब जाता है। तो ये बाहरी या प्रेम जो है, पहली नज़र में ऐसा लगता है वह वामिरो को देख के हो गया है, वह वामिरो के गुण से होता है। और वामिरो जो है वह इस युवक को देखती है, देखने में अच्छा है ततारा, अच्छे से वो पूछ रहा है और उससे आकृष्ट भी है। तो वो सोचती है कि है कौन, और वो पूछते जाती है। दोनों एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे हैं, अपनी ही बात बोलते रहते हैं। फिर वामिरो थोड़ा गुस्सा करके, थोड़े झिझक के बोलती है, थोड़ा खींच के बोलती है कि तुम बता ही नहीं रहे हो कि तुम हो कौन और मुझसे पूछे जा रहे हो, और तुम्हें मालूम है ना मैं तुम्हारी बातों का, तुम्हारे सवालों का जवाब देने को बाध्य नहीं हूँ। तुम मेरे गाँव के नहीं हो। और यहाँ पर एक परंपरा है कि एक ही गांव में विवाह होता है। एक गांव के लोग दूसरे गांव में विवाह नहीं कर सकते हैं। वह बार बार गिड़गिड़ाने जैसा वो कहता है कि मैं आज से पहले ऐसा सुध-बुध नहीं खोया, मेरा नाम ततारा है, बताता है। जब वह सुनती है ततारा, तो जैसा कि मैंने बताया, ततारा आसपास के गांव में चर्चित था अपने बल के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने चरित्र के लिए और अपनी तलवार के लिए। सभी उसके बारे में जानते थे। तो उसे उससे कहीं ना कहीं सुनकर जो होता है कि एक आकर्षण, कि ततारा ऐसा युवक है, उसको एक आकर्षण तो था ही, पहले से उसने उसके बारे में सुन रखा था। तो उसे वो अच्छा लग रहा होता है, उसी समय दिखता है, आकर्षक लगता है, उसके प्रति उसके मन में कोमल भावनाएं भी जगती हैं। लेकिन वह भागती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी परंपराओं का, प्रथाओं का डर भी था। वह घर चली जाती है। इधर ततारा ने उससे अनुरोध किया है कि तुम कल आओगी ना, कल यहाँ पर आओगी, तब क्या यह गीत सुना दोगी? ततारा उसे अनुरोध करता है और उसके बाद अगला दिन उसका कैसा बीतता है। शाम तक वह इंतज़ार में एकदम बेहाल हो जाता है। उसकी भावनाएं एक तरह से उसको बेकाबू कर देती हैं। वो बहुत पहले ही बीच पर चला जाता है, उसी जगह जहाँ उसने देखा था वामिरो को। प्रेम में वह बेचैन होता है, व्याकुल होता है। तो आप कहानी में देखेंगे कि वामिरो एक छुटपुटे से साँझ में निकलती है और तब जाकर कहीं ना कहीं ततारा को लगता है कि हाँ, अब ये आ गई है। तो उसे अच्छा लगने लगता है, अच्छा महसूस होता है। और उनके प्रेम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो लोग आपस में बात नहीं करते हैं, बहुत दूर दूर से खड़े रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन समाज तो समाज है, अगर आप एक दूसरे की तरफ देखेंगे तो दूसरे लोग भी तो देखेंगे कि वो आप देख रहे हैं उनको। तो जो युवक हैं आस उस गांव के, लपाती गांव के, वो देखने लगे हैं कि रोज़ ये लोग यहाँ खड़े रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। समाज में भी बातें होने लगती है, लोग उनको मना करते हैं। और कहाँ तो इतना अच्छा लड़का था ततारा, सब उसको सराहते थे, और उसने ये परंपरा तोड़ के अच्छा नहीं किया। लपाती में ये परंपरा है तो पासा में भी ये परंपरा है, और परंपराओं का टूटना तो बड़ों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने मना किया, रोका। लेकिन वो दोनों ही अपने प्रेम के हाथों मजबूर थे।
एक दूसरे को वो इतना पसंद करते थे कि वो बिना मिले रह नहीं पाते थे। उनको लगा इन परंपराओं का कोई अर्थ नहीं है, उनका एक दूसरे से प्रेम ही सर्वोपरि है। वो एक दूसरे से मिलने लगे, वो एक दूसरे को देखने लगे और एक दूसरे के साथ घंटों खड़े रहते थे। इसी क्रम में एक पासा गांव में परंपरा थी या एक मेला लगता था, पशु पर्व। तो जो पशुओं के ऊपर आधारित सभ्यताएं हैं या जो ग्रामीण ऐसी खेतीबाड़ी पर आधारित जो जीवन शैली है, उसमें पशु पर्व या पशु मेले बहुत बार लगते हैं। लोग पशुओं को बेचते और ख़रीदते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। जैसे वहाँ पर नाच गान, लोग खेल कूद, शक्ति प्रदर्शन, पहलवानी, कुश्ती, ये सारी चीज़ें भी करते थे। तो लोग ततारा को ढूंढ रहे थे कि वो आएगा और वो भी इसमें भाग लेगा और शक्ति प्रदर्शन वगैरह करेगा, लेकिन वहाँ पर वामीरो जो है वह कहीं भी नहीं दिख रही थी। तो ततारा उसको ढूंढ रहा था। उसको ढूंढते ढूंढते उसने देखा कि वामीरो एक कोने में है और रोए जा रही है। जब उसने वामीरो को रोते हुए देखा तो उसका मन जैसे कहीं बंध गया, भींच गया, टूट गया। तो किसी से भी जब हम प्रेम करते हैं, वो उदास है, वो रो रहा है, वो पीड़ा में है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। और उसके वश में कुछ नहीं था, वो उसके पास गया, लेकिन उसकी वामिरो की माँ आ गई और वामिरो की माँ ने ततारा को बहुत ज़्यादा अपमानित किया, भला बुरा कहा। ततारा को ये सब अपमान बुरा लगा और वामिरो कुछ भी नहीं बोल रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। पाठ में ये दिखाया कि वो बहुत ही जैसे टूट गई थी, जैसे लोगों का जो ये कहना था या लगातार उन पर दबाव बनाना था अलग होने का, उससे वामिरो वहाँ पर बुरी तरह से टूटकर रो रही थी। दूसरे लोग भी आ गए, आसपास के लोग भी जो उस मेले में थे, ढेर सारे लोग होंगे। उन सभी बड़े बूढ़ों ने, बराबर के लोगों ने ततारा को समझाया, कहा होगा यही कि तुम अच्छे लड़के हो, इतने अच्छे हो, ये सब मत करो, ये तोड़ना अच्छी बात नहीं है। क्षोभ में, पाठ में शब्द है क्षोभ, और असहायता में, खीज में कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा है इन परंपराओं पर, लेकिन परंपराएं कोई व्यक्ति तो है नहीं जिस पर एक तलवार मारेगा और परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। वो तो सदियों की मानसिकता रूढ़ियों के रूप में दिमाग में बन गई है और लोग इसको टूटना अच्छा नहीं मान रहे थे, उल्टे उन्हीं को समझा रहे थे। अब उस खीज और गुस्से में उसने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और किसी और का अहित न हो, उसका गुस्सा आग की तरफ बढ़ता जा रहा था। अग्नि में भी बढ़ते जाने, तेज होने, गर्म होने, अनियंत्रित होने का जो गुण होता है, उसी तरह से उसके गुस्से में भी वही सब आ रहा था और उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए क्रोध को क्रोधाग्नि भी कहते हैं। ततारा गुस्से में अपनी तलवार निकालकर धरती में गाड़ देता है और उसको खींचता जाता है इस तरीके से कि वो उस गांव के या उस धरती के आखिरी छोर तक ही पहुंच जाए। इस क्रम में वह धरती का वह हिस्सा समुद्र में गिरने लगता है और वह ततारा भी समुद्र में विलुप्त हो जाता है। विलुप्त होते होते भी उसके मुंह से यही आवाज़ आती है, वामिरो वामिरो। और इधर वामिरो जो अब तक रो रही थी और सब लोग की बातें सुनकर कहीं ना कहीं एक कोने में छिपते हुए से अपने दुख को प्रकट कर रही है, वह ततारा को इस तरह से किसी और छोर में विलीन होते हुए, गायब होते हुए देख एकदम बेचैन हो जाती है और भागती हुई पुकारती है, लेकिन उसे लोग वहाँ जा नहीं पाती। वह हिस्सा ही अलग हो जाता है, दोनों द्वीप अलग हो जाते हैं। तो ये कहानी है और इस तरह से इसका अंत होता है, जिसमें एक की मृत्यु और दूसरा का विक्षिप्त हो जाना, दूसरा का कहीं ना कहीं से मानसिक संतुलन खो देना है। और कहानी का अंत जब होता है तब लोग मान लेते हैं कि यह परंपरा अच्छी नहीं है, जो उनका बलिदान है। बच्चों, बहुत बार प्रश्न जो है, चाहे वह बोर्ड के हों, चाहे वो पाठ के अंत के हों, चाहे हम पढ़ाते हुए भी इस पर पूछते हैं कि उनका बलिदान कैसे लोगों के लिए एक उदाहरण बना या क्या परिवर्तन लेकर आया। तो वो जो रूढ़ी बन चुकी हुई परंपरा थी, वह परंपरा नष्ट हो गई। आसपास के लोग एक दूसरे से प्रेम करने को स्वतंत्र हो गए। अब ऐसे ततारा और वामिरो जैसे प्रेमी जोड़ों का जो है वह विवाह हो सका, उनको ऐसी त्रासद मृत्यु नहीं मिली। तो ये एक लाभ है, इसके बारे में प्रश्न भी आता है और ये 3 बिंदु है जिसको आप एकदम याद रखिएगा कि समाज के लिए उनका बलिदान कैसे अच्छा साबित हुआ। अब जो पाठ में एक पंक्ति है उस पर मेरा बहुत ध्यान जाता है, रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। आखिर हमने शुरू में इस बात पर
एक सवाल किया था कि जब यह लोक कथा थी ही तब लेखक ने दोबारा क्यों लिख दिया इसको, क्यों हमारे लिए पुनर्प्रस्तुति की इसकी। इसी बात को बताने के लिए कि जब रूढ़ियाँ बंधन बन जाए तो उनको हटा देना चाहिए। बंधन बनकर, जंजीर बनकर वह इंसान को, प्रेम को, सहज मानवीयता को, भावनाओं को कुचलने लगे तो रूढ़ियों को हटा देना चाहिए, उनको तोड़ देना चाहिए। जंग लगी हुई रूढ़ियाँ जो हैं वह उन जंजीरों की तरह हैं जो इंसानों को दम घोट कर मार देती हैं। तो हम इंसान जो परंपराएं बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, जो कायदे बनाते हैं, चाहे वह समाज की हो, चाहे वह देश की हो, कानून और समाज की नैतिक और कानूनी जो नियम हैं वो इसलिए हैं कि इंसान एक अच्छा जीवन जी सके, धरती एक क्रम में चल सके। जब वह नियम ऐसे हो जाएं कि वह इंसानों को जीवन के बदले मृत्यु देने लगे तो उन परंपराओं को या उन रूढ़ियों को नष्ट कर देना चाहिए। जंग लगी हुई जंजीर अगर आपके हाथों में बंधी है तो उससे आपकी मृत्यु हो सकती है, तो उससे अच्छा है कि उस जंजीर को नष्ट कर दें। तो ये सिर्फ ततारा और वामिरों के पासा और लपाती गांव और अंडमान की कहानी नहीं है, कहानी यह हमारे समय और समाज की भी है। अब जबकि हमने ये पाठ पढ़ लिया है, इस पाठ के लिखने के उद्देश्य को भी पढ़ लिया है और इस पाठ की मूल भाव तक समझ गए हैं, तो हमें कुछ प्रश्नों को अभ्यास करना चाहिए। जो ज़रूरी प्रश्न हैं आप उनका अभ्यास करें और उन पर बातचीत करें, तो यह पाठ आपके अध्ययन की दृष्टि से भी पूरा हो जाएगा। ततारा वामिरों की कथा स्थानीय समाज में किन कारणों से प्रसिद्ध हो गई? पहला प्रश्न ये है, इसका उत्तर हमने पाठ में बहुत बार पढ़ते हुए सोचा है, अब आप इसका उत्तर स्वयं लिखिएगा। ततारा वामिरों की मृत्यु क्यों हुई और उससे सुखद परिवर्तन क्या हुए, इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है। उम्मीद है आप उन बिंदुओं को अपने उत्तर में शामिल करके लिखेंगे। तो इसके साथ ततारा वामिरों कथा लीलाधर मंडलोई जी द्वारा लिखित हमारी पूरी हुई। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आया होगा और आपने इस पाठ को पढ़ना यहाँ पर उसका आनंद लिया होगा। और इसके साथ मैं अपनी बात